स्टूडेंट्स, आज आपकी हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक मकरंद के चौथे पाठ, जो कि एक कविता है ग्रामश्री, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन जी पंत, इसको पढ़ते और समझते हैं। स्टूडेंट्स, कविता को पढ़ने और उसके भावों को समझने से पहले आइए सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन पर एक नज़र डालें। छायावादी काव्य के कीर्ति स्तंभ कहलाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनका जन्म 20 मई 1900 में उत्तर प्रदेश के कुमायूं अंचल के कौसानी नामक गांव में हुआ था। इनको कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी तथा चिदम्बरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 28 दिसंबर 1977 में इनका निधन हो गया। पंत जी की प्रारंभिक रचनाएं प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति प्रेम से भरी हुई हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि अथवा कोमल कल्पना का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। पंत जी की प्रमुख रचनाओं में ग्राम्या, युगांत, वीणा, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, चिदम्बरा, लोकायतन आदि प्रमुख हैं। स्टूडेंट्स, प्रस्तुत कविता ग्रामश्री में सुमित्रा नंदन पंत जी ने जो प्राकृतिक चित्र उकेरे हैं वे अद्भुत हैं। ग्रामश्री कविता में आपने प्रकृति के माध्यम से ग्राम सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है। खेतों में फैली मखमल सी कोमल हरियाली से लेकर कवि ने पेड़, पौधे, चिड़िया, फल, फूल, सब्जी, नदी आदि प्रकृति के विभिन्न उपादानों का सूक्ष्म चित्रण किया है। कविता का प्रत्येक पद पाठक के मानस पर ग्रामीण अंचल के विभिन्न कार्य व्यवहारों का चित्र सा अंकित करता है और इस चित्रण में सहजता और प्रवाह है। तो आइए इस कविता के पदों को पढ़ें और समझें। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनके के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप पूर्व में भी कविता पढ़ चुके हैं तो जानते हैं कि किसी भी पद की व्याख्या करने से पहले उसके प्रसंग का लिखना भी आवश्यक होता है। तो प्रसंग लिखना अवश्य आपको आ गया होगा। आइए अब हम इस पद की व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि खेतों में दूर दूर तक फैली हुई हरियाली मखमल के समान कोमल और सुंदर लग रही है। उस पर सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो वह चांदी के समान सफ़ेद होकर मन को अपनी ओर खींच लेती है। हवा से हिलते हुए हरे भरे तिनकों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब ऐसा लगता है कि मानो उनमें हरा खून झलक रहा है। इस प्रकार की धरती को देखकर ऐसा लगता है कि नीला आकाश आकर धरती पर झुक गया है। वह अपने सफ़ेद और नीलिमा का विस्तार पूरी धरती पर करता है और इस समय वह बहुत अधिक सुंदर लग रहा है। इस प्रकार खेतों में जौ, गेहूं की जब बालियां आती हैं तब उनसे सजकर सारी धरती और अधिक सुंदर दिखाई देने लगती है। सोने की चमक दमक के समान अरहर और सनई की फलियां घुंघरू की तरह आवाज़ करती हुई बहुत अधिक अच्छी लगती हैं। विशेष बातें कुछ इस प्रकार हैं कि खेतों में दूर दूर तक फैली हरियाली का आकर्षक चित्र खींचा गया है। मखमल सी, चांदी की सी, रोमांचित सी, यहाँ पर तुलना की गई है इसलिए उपमा अलंकार है। भाषा तत्सम शब्दों की है और यहाँ श्रृंगार रस का प्रवाह है। अगला पद है उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, जो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झर बेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। अब यहाँ धरती पर विभिन्न प्रकार के फल और फूल उगे हुए हैं। उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर कवि कहते हैं कि अब खेतों में तेल की सुगंध से भीगी हुई सरसों पीले पीले रंगों में फूल गई है। दूसरे शब्दों में अब खेतों में सरसों के पीले पीले फूल दिखाई देने लगे हैं और उसकी सुगंध तेल से भीगी होकर चारों ओर फैल रही है। हरी भरी धरती पर
अब अलसी के भी नीली नीली कलियां खिल रही हैं। उसे देखने से ऐसा लगता है मानो वह चुपचाप कुछ देख रही हैं। इस प्रकार जब आम की डालियां सोने चांदी की तरह बोरों से लद गई हैं, ढाक और पीपल के पत्ते झड़ रहे हैं, प्रकृति की इस चंचलता और सुंदरता से मदमस्त होकर कोयल इधर उधर कूकने लगी है। बागों में कटहल की सुंदर सुगंध फैल रही है और जामुन खिली हुई सुंदर लग रही है। झरबेरी झूलती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार आड़, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैंगन और मूली खिलते हुए मन को छू रहे हैं। भाषा मिश्रित शब्द हैं, शैली वर्णनात्मक है, यहाँ पर वर्णन किया गया है। प्रकृति का सुखद चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया गया है और यह वसंत ऋतु का यहाँ पर स्वाभाविक उल्लेख है। पीली पीली में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब कभी एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति होती है या दो बार लगातार आता है तब वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अगला पद है, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहरे मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी। लह लह पालक महमह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। बगिया के छोटे पेड़ों पर सुंदर लगते छोटे छाजन, सुंदर गेहूं की बालों पर मोती के दानों से हिमकन। कवि ने यहाँ पर प्रकृति का बहुत ही मनमोहक चित्र प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि इस समय बागों में लाल लाल चित्तियों वाले पीले मीठे अमरूद खिल रहे हैं। उधर सुनहले रंग वाली बेर बहुत ही मीठी हो रही है और अवली से पेड़ की डाल जड़ी हुई है। अब खेतों में पालक लहलहा रहे हैं, धनिया की महक चारों ओर फैल रही है। इसी प्रकार लौकी और सेम फली भी फैल रही है। लाल लाल टमाटर मखमल की तरह सुंदर लग रहे हैं तो मिर्चों की सुंदरता बड़ी हरी थैली की तरह दिखाई देती है। कवि का पुनः कहना है कि बागों के छोटे छोटे पेड़ों पर जो छोटे छोटे छाजन हैं वे मन को छू रहे हैं और खेतों में फैली हुई गेहूं की बालों पर पड़ी हुई ओस की बूंदें मोती के दानों के समान चमक रही हैं। इस पद की विशेष बातों को देखें तो वसंतकालीन खेतों और बागों की सजावट का चित्रण है। जो ऋतु अब चल रही है वसंत ऋतु। सरल शब्द हैं, चित्रात्मक शैली है। मोती के दानों से हिमकण, यहाँ पर भी तुलना की गई है। जहाँ भी किसी की तुलना की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है और लाल लाल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब अगले पद को देखते हैं। प्रातः ओझल हो जाता जग, भूपर आता ज्यों उतर गगन, सुंदर लगते फिर कोहरे, उठते से खेत बाग गृहवन। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाव पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। मरकत डिस्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जन्मन। यहाँ कवि ने प्रातःकालीन सुंदरता का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि जाड़े की सुबह पड़ी हुई ओस से सारा ढका हुआ ऐसा लगता है मानो धरती पर आसमान उतर आया है। कोहरे में खेत, बाग, घर और जंगल जगकर उठते हुए बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। गंगा नदी की रेत 7 रंगों में सांपों से चिन्हित दिखाई देती है। उसके किनारे किनारे तरबूजों की खेती सरपट से छाई हुई मन को अपनी ओर खींच लेती है। कवि का पुनः कहना है कि सुबह सुबह कहीं बगुले अपनी कलगी संवारते हुए दिखाई देते हैं, मानो ऐसा लगता है जैसे वे अंगुलियों से कंघी कर रहे हैं। कहीं सुरखा पक्षी जल में तैर रहे हैं तो कहीं किनारे पर मगरौठी पक्षी सोया हुआ दिखाई देता है। सुबह सुबह नीलमणि के डिब्बे के समान गांव खुला हुआ दिखाई देता है, अर्थात सुबह सुबह गांवों की चंचलता दिखाई देती है। चूँकि पूरे गांव को ओस ढके रहती है जिससे उस पर आसमान का नीलापन बड़ा ही आकर्षक लगता है। उस समय उसकी जो शांतिमय शोभा होती है उस पर सारा जनमन निछावर हो जाता है। कुछ विशेष बातें इस प्रकार हैं। प्रातःकालीन ओस से लिपटे गांवों का चित्रांकन किया गया है। शैली वर्णनात्मक और चित्रात्मक दोनों है। उच्च स्त्री शब्दों का प्रयोग है। मुख्य रूप से पूरी कविता में, पूरे पद में उपमा अलंकार है और यहाँ अमिधा शब्द शक्ति है। तो स्टूडेंट्स, किसी पद की भी व्याख्या लिखते समय आपको उसके प्रसंग, उसकी व्याख्या और उसमें सम्मिलित विशेष बातों को जरूर लिखना है।
स्टूडेंट्स, अब अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कवि ने सोने की किंकड़ियाँ किसको कहा है? कवि ने सोने की किंकड़ियाँ अरहर और सनई की पकी हुई फलियों को कहा है। अगला प्रश्न है, हरे हरे तिनके कैसे दिखाई दे रहे हैं? हरे हरे तिनके हरे खून की तरह दिखाई दे रहे हैं। कविता में वर्णित खेतों के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। खेतों का सौंदर्य बड़ा ही अनूठा दिखाई दे रहा है। खेतों में दूर दूर तक मखमल के समान कोमल हरियाली फैली हुई दिखाई दे रही है और उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब वह चांदी के समान चमक उठती है। हरे हरे तिनकों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब वह हरे खून की तरह झलकते हुए दिखाई देते हैं। अरहर और सनई की पकी हुई फलियां घुंघरों की तरह सुंदर ध्वनि करती हैं। सरसों के पीले पीले फूलों से तेल युक्त गंध उड़ रही है। अलसी की कली हरी भरी धरती पर झांकती हुई दिखाई दे रही है। उधर खेतों में दूर दूर तक पालक लहलहा रहे हैं, धनिया महक रही है। लौकी और सेम की फली, मखमल की तरह लाल टमाटर और मिर्चों की बड़ी हरी थैली दिखाई दे रही है। अगला प्रश्न है, भू पर आकाश उतरने का अनुभव कब होता है? भू अर्थात धरती पर आकाश उतरने का अनुभव उस समय होता है जब चारों ओर घना कोहरा छा जाता है। सूर्य की किरणें कोहरे में उछलकर रह जाती हैं। फलस्वरूप अंधेरा और धुंध फैल जाता है। इससे कोई भी दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती और सारा वातावरण झिलमिलाते हुए सुबह से शाम तक बना रहता है। इस प्रकार का दृश्य सचमुच ही बड़ा रोचक और अद्भुत लगता है। अगला प्रश्न है, कवि ने ग्राम की तुलना मरकत डिब्बे से क्यों की है? मरकत डिब्बा यानी बहुमूल्य रत्न का डिब्बा। कवि ने ग्राम की तुलना मरकत डिब्बे से की है। यह इसलिए कि गांव के चारों ओर कोहरे का साम्राज्य फैला हुआ है और इससे धुंधमय सारा वातावरण धुंधला हो जाता है। इस प्रकार के धुंधमय वातावरण पर सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है और उलझकर रह जाता है तब वह धुंधमय वातावरण नीलमणि के समान चमक उठता है और इसे ही लक्ष्य करके कवि ने ग्राम की तुलना मरकत डिब्बे से की है। स्टूडेंट्स, कविता का आनंद लेने के लिए कविता को अवश्य पढ़ें और उसके बाद ही इसकी व्याख्या को समझें।